नमस्कार दोस्तों, मंगल जर्नी में आज फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की नाचा शैली में पहली बार भगवान बुद्ध की जातक कथा का मंचन। दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कला, मंचीय कला और संस्कृति की परंपरा की दृष्टि से बड़ा समृद्ध है और छत्तीसगढ़ की नाचा शैली तो छत्तीसगढ़ ही नहीं विश्व में जाना जाता है। कई बड़े बड़े निर्देशकों ने नाचा शैली को अलग अलग अपनाकर छोटे छोटे प्रयोग किए। आज एक नया प्रयोग हो रहा है बुद्ध की जातक कथा को छत्तीसगढ़ की नाचा शैली में हिंदी संवादों के साथ करने का। तो आइए हम लोग आज मंगल जर्नी में कुछ उसी के अंश देखते हैं, उसकी तैयारी देखते हैं। दोस्तों, भावना आज नहीं है, इसलिए मैं सारी जिम्मेदारी मेरे अकेले की है। तो आइए आज की मंगल जर्नी में यात्रा शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के नाचा पारंपरिक में ये पहुंची, ये हमें हरैया और ये करधन, ये हमारे यहाँ का फोक है। मतलब पहनावा तो बिल्कुल लगता है ट्रेडिशनल। तो आपने ये प्रयोग किया? ये बिल्कुल क्यों किया है? ताकि मुझे जो डांस का थीम है, मुझे यही चीज अच्छा लगा। कास्टी बजल जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो भैया बुला रहे हैं यार। ये है हमारे साथ इस नए प्रयोग धर्मी डायरेक्टर धनुष सिन्हा जी। आइए अब सारी जानकारी उन्हीं से लेते हैं। नाचा शैली क्या है और उन्होंने कैसे इस जातक कथा करने का सोचा, आप उन्हीं से सुनते हैं। जी धनुष जी, क्या? हाँ, ये मेरा नया प्रयोग है। ऐसे गौतम बुद्ध के जातक कथाओं को तो है, लेकिन लोक कथा है और लोगों ने उसको क्लासिकल मानकर ही क्लासिकल की तरह प्रयोग किया है। मेरा प्रथम प्रयोग है और शायद जातक कथा का प्रथम प्रयोग है कि लोक कथा को लोक शैली में खेला गया है। तो मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, इसलिए मैंने उस विधा से थोड़ा पारंगत हूँ। मैंने इसलिए नाचा शैली में खेलने की कोशिश। नाचा शैली है क्या? नाचा शैली ये है कि जोकर जो दो विदूषक होता है, वो दो विदूषक ही सारे कहानी को कहते हैं और ऑन स्पॉट, मतलब फेड आउट फेड इन तो होता नहीं, एक ही जगह बैठे बैठे सारे कहानी को एक नाटक के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से करते हैं। नाचा शैली दो प्रकार का है। एक तो खड़ी साज होता था जिसमें खड़े होकर वादक गण बजाते थे और अभिनेता और नृत्य करने वाले लोग नृत्य करते थे। अब उसके परिवर्तित रूप आया बैठक साज। तो बैठक साज में साजिंदे जितने होते वादक कलाकार बैठते हैं और उसके सामने फिर अभिनेता और नर्तक अभिनय करते हैं और गाते हैं। नाचा में खुला मंच है, खुला गला है, खुला स्टोरी है, मतलब कोई बंदिश होता नहीं है, बिंदास इम्प्रोवाइजेशन चलता है। इसलिए नाचा बहुत पावरफुल होता है और अपने भाषाओं को, अपने बातों को रखने पे, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नाचा शैली बहुत फेमस है। और छत्तीसगढ़ से बहुत लोग हैं नाचा में, जिसमें ठाकुर राम, मदन राम, भुलवा राम, ऐसे देवीलाल नाथ, इन लोगों के बीच मैंने रहा है, इन लोगों के साथ काम किया है। तो उन अनुभव को मैंने इस जातक कथा कृष्णा नाटक में प्रयोग करने की कोशिश किया है। छत्तीसगढ़ में ये जो शैली है नाचा शैली, उसमें लोक कथाएं ही अब तक मंचित की जाती थी। आपने ये बुद्ध को कैसे चुना? एक नया मैसेज जाएगा कि नाचा को इस तरह से भी खेला जा सकता है। नाचा के माध्यम से बहुत सारे नाटकों को इस तरह खेला जा, जिसमें कृष्णा चंपे जातक कथा को मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। लेकिन केवल कथा है या मनोरंजन भी है? पूरा एंटरटेन है इसमें गीत, संगीत, नृत्य, वेशभूषा पारंपरिक है, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा है। पर इसमें जो डायलॉग है बोलने का, वो सबको शहर से स्वीकार हो जाए, इसलिए मैंने हिंदी डायलॉग का प्रयोग किया है। गाने हिंदी है पर उसका धुन जो है छत्तीसगढ़ी है। सरप्राइज है छत्तीसगढ़ के और नाचा शैली के कलाकारों के लिए कि बौद्ध को नाचा के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद शायद और लोग कलाकार इस पर काम करना शुरू करेंगे और हो सकता है बौद्ध के साथ साथ और बहुत सारे हमारे आदर्श रहे हैं, गुरु रहे हैं, पंथ के लोग रहे हैं, उस पर भी लोक कथाओं के या नाचा शैली या और भी बहुत सारे माध्यम हिंदुस्तान में तो लोक कला का भंडार है। तृष्णा क्या है? तृष्णा एक लालच के ऊपर है कि मनुष्य चाहता है कि मैं एक चीज मिल जाता है, आज मुझे 100 रुपया मिला है तो उसका लालसा बढ़ता है कि मैं 1000 कमा दूं। जब 1000 मिल जाता है तो उसको लगता है कि लाख कमा दो, लाख मिलता है तो करोड़ मिल जाए। वैसे दर्शकों से क्या उम्मीद है आपको? दर्शकों से मुझे लगता है कि ये नाटक के माध्यम में मैसेज जाएगा
कि लालच बुरी बला एक कहावत भी है, तो शायद उनको एक प्रेरणा भी मिलेगा, सूत्र भी मिलेगा कि हम अपने जितनी सीमित संसाधन में उस पर भी खुश रहना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कोरोना काल। दर्शकों से उम्मीद है कि पसंद आएगा लोगों को। तो दोस्तों हम पूरी कहानी तो नहीं जानेंगे, क्योंकि ये तो इसके लिए आपको मंची प्रस्तुति देखते रहना पड़ेगा। जहां मौका मिलेगा आपको देश भर में होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और ये सफलता के झंडे गाड़े, हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद जी, शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, तो इस मंची प्रस्तुति की पूरी तैयारी हो चुकी है और यह मंचन जनजाति संग्रहालय जो भोपाल में स्थित है, वहाँ पर इसका पहला मंचन हो रहा है। तो आइए अब मैं सीधे बिना रोक टोक, बिना आपके बीच बाधा बने, सीधे नाटक पर आपको लेके चलता हूँ। अरे पानी तो कोयला भई रामा, ये मछली कमूरत जा। पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी जी, बहुत पुरानी बात है। आत्मसमर्पण मैं नहीं, तू करेगा राज। हिम्मत है तो यहीं पर ठहर, मैं आ रहा हूँ। हाँ आजा, देखता हूँ कितना दूध पिया अपनी माँ का। आजा। अच्छा है कि इस नदी में कूद कर हमें प्राण दे दूं।
राजमहल, आखिर किसका महल है ये? और यहाँ पर मनुष्य कैसे रह सकता है? तुम्हारा स्वागत है मगधराज। तुम कौन हो? मैं नागलोक का नागराज हूँ। ये मेरा ही साम्राज्य है। तो क्या अंग और मगध के बीच भी एक राज्य है? इसे नागलोक कहते हैं। देखो ये मेरा नाग भवन, ये रत्न जड़ित सिंहासन, ये नाग कन्याएं। हमारे ऐश्वर्य के सामने तुम्हारी सत्ता कुछ भी नहीं। नागराज, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। कैसे पता होता? क्योंकि जो भी यहाँ आता है जीवित नहीं लौट पाता। तुम भी जीवित नहीं लौट पाओगे मगधराज। परंतु नागराज, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया हूँ। मैं तो अपने प्राण बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा था। प्राण बचाने के लिए? पर कौन तुम्हारे प्राण को लेना चाहता था? अंगराज। अंगराज, उससे तो मेरी पुरानी शत्रुता है। मैं अवसर ही खोज रहा था, अब मिला है अवसर। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तुम्हारा स्वागत है मगधराज। जब तक चाहो यहाँ रहो, उसके बाद मैं तुम्हें दोनों राज्यों का राजा बना दूंगा। तुम अपना राज्य अभी चाहते हो या कुछ दिनों अभी? मतलब कि एक जीवित है और एक दूसरा पानी। तुम्हारा स्वागत है अंगराज। तुम्ही ने मुझे मतलब स्वप्न दिखाया था। हाँ, वो मैं ही था। वो आमंत्रण मेरा ही था, तभी तो मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ। वो तो ठीक है नागराज, परंतु ये जीवित कैसे? क्यों? क्या तुमने उसे मार डाला था? मारा तो नहीं था। हाँ, इसीलिए तो जीवित है। परंतु यह तो भागकर चंपा नदी में कूद गया था और तुम डर गए थे। मैं डरा नहीं था नागराज। मैंने सोचा कि ये मर गया। गलत सोचा। वो मरा नहीं, बल्कि नागलोक में मेरा अतिथि था और अब तो मेरा अपनी मित्र भी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ताकि निर्णय हो सके कि मगध और अंगराज का राजा कौन बनेगा। निर्णय हो चुका है नागराज। नहीं, निर्णय अब होगा। मेरे सामने तुम्हें इससे मल्लयुद्ध करना होगा। जो जीतेगा वो दोनों राज्यों का राजा बनेगा। ये उपकार नहीं है मित्र, ये तो मित्रता है। आने वाली पूर्णमासी के दिन यहाँ आंगादेव की पूजा है। हाँ मित्र, आंगादेव हमारी गोल सभ्यता के इष्ट देव, उन्हें बड़ा देव भी कहते हैं। उनकी पूजा आप आएंगे? अवश्य अवश्य आऊंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारे उपहार भी लेकर आऊंगा। जाओ मित्र, दुख से रहो। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही अच्छा अभिनय किया सभी ने, और जो उनके जो डायलॉग है स्पीच है बहुत अच्छा है, और बाकी यानी कुछ सीख मिलती है इसमें।
आपको? बहुत अच्छा लगा। नहीं, वाकई में प्ले तो बहुत अच्छा था, सभी कैरेक्टर्स वगैरह सब बहुत बढ़िया। हमारे साथ प्रसिद्ध कला समीक्षक सेविना जी हैं, वो इस प्रयोग को किस तरह देखते हैं? बहुत लोगों को ऐसा प्रयोग और ऐसा मंचन देखा है विश्व स्तर पे, उनकी नज़र रहती है कि कैसे किस तरह से कला के साथ, स्थानीय कला के साथ, परंपरा के साथ कैसे प्रयोग होते हैं। इस प्रयोग पे उनका क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। क्या प्रयोग, कैसा लगा आपको ये प्रयोग? देखिए, जातक कथाओं का मंचन मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी जातक कथाओं पर आधारित रंग प्रयोगों को देखता रहा हूँ, लेकिन ये इस मायने में मुझे थोड़ी सी अलग सी नज़र आई कि इसमें विशुद्ध रूप से जो लोक शैली का प्रयोग किया है और नाचा को देखने की आदत जाने क्यों नया थिएटर के हबीब तनवीर की प्रस्तुतियों के साथ हमारी जुड़ी है और हमारी स्मृतियों में बार बार हबीब जी और उनके रंग प्रयोग आते हैं। लेकिन उनसे इंस्पायर होकर उनके ही शिष्य धनुलाल ने इस तरह से जातक कथा के साथ में उस नाचा का जो प्रयोग खूबसूरती से किया है वो बहुत नोटिसेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी लोक शैलियाँ हैं वो जातक कथाओं के पास जाकर ज़्यादा कम्युनिकेटिव बनती हैं। तो जातक कथाओं को संप्रेषित करने के लिए अगर इस तरह से हम फोक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें, लोक शैलियों का इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मुफीद होगा और तो सार्थक भी होगा। आज की प्रस्तुति में कथानक की बात तो क्या कहें, जातक कथाएँ बुद्ध के साथ जुड़े हुए उनके दर्शन को जो हैं अभिव्यक्त करती हैं और हमेशा शांति और करुणा कहीं न कहीं उसके बीच में होता है, उसके धरातल में होता है। मैं धनुलाल सिन्हा को और उनकी इस टीम के सभी कलाकारों को मैं बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। जो नाटकीय तत्वों की तलाश एक लेखक करता है और उसको एक रंगमंच के काबिल बनाता है, तो योगेश त्रिपाठी की प्रतिभा को भी बहुत साधुवाद देता हूँ। सारे कलाकारों को एक बार फिर से बहुत बड़ी शुभकामनाएं और दोबारा धन्यवाद। जैसा कि विनय उपाध्याय जी ने बताया, ये सारे दर्शकों का ये समीक्षा जो है उनकी, ये निचोड़ है। तो अब किसी और दर्शक से बात करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं भी शुभकामनाएं देता हूं धनुलाल और उनकी टीम को। तो दोस्तों, मंगल जर्नी में आज इतना ही। पूरा नाटक तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि सारा खुलासा हम नहीं करेंगे। जितना भी आपने देखा होगा ज़रूर मंच पे आके देखने की आपकी भी इच्छा होगी। तो मंगल जर्नी में आज बस इतना ही। दोस्तों, बने रहिए हमारे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चिंतिया गिन कहूँ